वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत बुक की समरी आपके सामने लेके आया हूँ एंड द नेम इज़ फैक्टफुलनेस। यह किताब स्वीडन के डॉक्टर और स्टैटिस्टिशियन हंस रोसलिंग ने लिखी थी, लेकिन अपने जीते जी वे इसे पूरा नहीं कर पाए थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ओला और बहू एना ने इस किताब को पूरा किया था। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप इस समरी में खो जाएं, जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं ऐसे अच्छी बुक की समरी आपके सामने लाता रहता हूँ। दोस्तों, इस किताब की मुख्य थीम यही है कि वर्ल्ड में जो भी कुछ हो रहा है उस सब के बारे में हम गलत राय रख लेते हैं और चीज़ें उतनी बुरी भी नहीं हैं जितना कि हम सोच लेते हैं। जैसे अगर आप टीवी या न्यूज़पेपर आदि में न्यूज़ पढ़ो तो दुनिया में क्राइम, डिसास्टर, मर्डर्स आदि ही नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप अपनी बालकनी में खड़े होते हो तो आपको सब कुछ नॉर्मल दिखता है। तो इस सब का कारण क्या है? इसका कारण है हमारे में फैक्टफुलनेस की कमी होना, और इसी कमी की वजह से होती है हमारी 10 इंस्टिंक्ट। इसके बारे में आप इस समरी में आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में और जानते हैं क्या है। द फर्स्ट टॉपिक इज़ द गैप इंस्टिंक्ट। यह हमारी आदत होती है, हम हमेशा चीज़ों को दो में डिवाइड कर देते हैं, फिर उन दो कैटेगरी में गैप ढूंढते हैं। जैसे पैसों के मामले में हम लोगों को अमीर गरीब में बांट देते हैं और कहते हैं कि दोनों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। ऐसे ही हम देशों को डेवलप्ड और डेवलपिंग में बांट देते हैं, जबकि लेखक कहते हैं कि सिर्फ दो में से बांटना उचित नहीं है, बल्कि एक रिसर्च के अनुसार लोगों की इनकम के 4 लेवल होते हैं और डेवलपिंग देशों के लोग भी काफ़ी अच्छा जीवन बिता रहे हैं। सिर्फ लेवल 4 के लोग ज़्यादा गरीब होते हैं, लेकिन सरकार ने उनके लिए भी काफ़ी योजनाएं बना रखी हैं। उन्हें फ्री राशन मिलता है और कोई भूखा नहीं मरता। दोस्तों, यह सच भी है। आप क्या कभी किसी आदमी को भूख से बेहोश होते देखा है? शायद नहीं, लेकिन सिर्फ मीडिया आदि की सुनी सुनाई बातों पर हम यकीन कर लेते हैं। यह सच है कि संसार में गरीब लोग हैं, लेकिन हम उनके बारे में बड़ा चढ़ाकर सोच लेते हैं। हमारे देश में स्लम्स भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे लाखों की संख्या में हैं, वे सैकड़ों में ही हैं। और दूसरी बात यह है कि उसमें रहने वाले लोग से बहुत लोग गांव से आए होते हैं और उनके गांव में भी घर होते हैं। सिर्फ कम किराया देने के लिए कुछ लोग स्लम्स में रहते हैं। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि देश में बहुत गरीबी है, बल्कि यह पता करना चाहिए कि कितने लोग गरीब हैं या गरीबी की क्या परसेंटेज है। अगर आप फैक्ट्स देखेंगे तो पाएंगे कि समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। इसके लिए कुछ हद तक मीडिया भी जिम्मेदार है। मीडिया हमेशा नेगेटिव न्यूज़ फैलाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली लोग नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं। न्यूज़पेपर में आपकी नज़र सबसे पहले रेप, एक्सीडेंट, मर्डर आदि पड़ी पड़ती है। इसलिए हमें गैप इंस्टिंक्ट का कंट्रोल करना चाहिए और फैक्ट चेक करके ही अपनी सोच बनानी चाहिए। भेड़ चाल में कतई नहीं चलना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़ द नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट। हमारी दूसरी इंस्टिंक्ट चीज़ों में हमेशा नेगेटिव देखने की होती है। शुरू में कोई नहीं सोचता कि वह सफल होगा, बल्कि यह सोचते हैं कि वे फेल हो जाएंगे। यही कारण है कि बहुत से युवक जॉब्स के पीछे भागते हैं। उनमें से कोई भी बिजनेस नहीं लगाना चाहता, उन्हें वह रिस्की लगता है। उन्हें लगता है कि वे उसमें फेल हो जाएंगे। उन्होंने कभी सुना होता है कि किसी का बिजनेस नहीं चला, लेकिन उसके बाद यही विचार उसके मन में घर कर जाता है और वे सोचने लगते हैं कि शायद सारे बिजनेस डूब जाते हैं या अमीर लोगों के काम हैं। इसी तरह का नेगेटिव नज़रिया हम संसार के प्रति रखते हैं। आपने कितने बूढ़ों को बोलते सुना होगा, हमारा ज़माना कितना अच्छा था, आजकल के लड़के कितने बिगड़ गए हैं। लेकिन दोस्तों, लेखक ने बताया है कि ज़माने में हर चीज़ बुरी नहीं है। समय के साथ बहुत सी नेगेटिव चीज़ें कम हुई हैं, जैसे स्लेवरी, बैटल्स, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां, इलिटरेसी आदि। इसके साथ ही ये पॉजिटिव चीज़ें बढ़ी हैं, जैसे इंटरनेट, फास्ट ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, मेडिकल साइंस आदि। तो इस संसार में हर चीज़ बुरी नहीं है, हमें एक पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। द थर्ड टॉपिक इज़ द स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट। हम सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ इम्प्रूव हो रही है तो उसे इम्प्रूव होते ही चले जाना चाहिए और ग्राफ पर सीधी रेखा दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता कि कोई शेयर ऊपर ही चढ़ता जाए, एक समय के बाद वह नीचे आ जाता है, लेकिन फिर से चढ़ने लगता है। इसी तरह किसी देश की इकोनॉमी ज़रूरी नहीं है कि बढ़ती ही जाएगी। बहुत सी घटनाएं उसे प्रभावित करती हैं, जैसे युद्ध, महामारी, इन्फ्लेशन आदि।
पर्सनल लाइफ में भी हमें लगातार तरक्की नहीं मिलती। एक चीज़ सही होगी तो दूसरी चीज़ बिगड़ जाएगी, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। थोड़ा सा सेटबैक होने पर यह नहीं सोच लगाना चाहिए कि सब कुछ बर्बाद हो गया। द फोर्थ पॉइंट इज़ द फियर इंस्टिंक्ट। नेचर ने हमारे अंदर फियर का इमोशन डाला है, लेकिन यह हमारे सर्वाइवल के लिए था। जैसे अगर किसी के सामने शेर आ जाए और उसे डर ही ना लगे तो क्या होगा? वह व्यक्ति भागेगा ही नहीं और शेर उसे खा जाएगा। इस तरह सब ह्यूमन करने लगें तो सारी स्पीसीज ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए फियर का हमारे सर्वाइवल में अहम किरदार है। फियर के कारण ही हम अपनी रक्षा की कोशिश करते हैं। इसलिए ह्यूमंस ने घर बनाए हैं और दूसरे वेपन्स भी ईजाद कर लिए हैं। लेकिन फियर का एक दूसरा रूप भी है, और वह है बिना किसी लॉजिक का फियर। कई बार हम बिना दिमाग लगाए ही चीज़ों से डरने लगते हैं। जैसे अगर आपको लोगों के सामने एक लेक्चर देने के लिए बोला जाए तो आप डरने लगेंगे। आपका मुंह सूख सकता है, धड़कन बढ़ सकती है, लेकिन यह डर बिना किसी लॉजिक के होता है। लेक्चर देने के लिए कोई आपको मारने वाला नहीं होता है, फिर भी आप डरने लगते हो। ऐसा ही मीडिया है, बड़े बड़े खतरे बताकर डराता रहता है, जैसे टेररिज्म, मर्डर्स, प्लेन क्रैश, न्यूक्लियर लीक्स, दंगे आदि। कहीं कहीं गिने चुने इंसिडेंट हो जाने पर एक एक महीना मीडिया में बहस चलती रहती है। हिंदू मुस्लिम से जुड़ी एक घटना होने पर सारा देश ही उबलने लगता है। कुछ कहते हैं हम सुरक्षित नहीं हैं, जबकि दूसरे कहते हैं हम सेकुलर नहीं हैं। क्या एक घटना से ऐसा अनुमान लगाना ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आपको फैक्ट चेक करने पर ही जाना चाहिए, तभी किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। द साइज इंस्टिंक्ट। बहुत बार हम पॉपुलेशन साइज को लेकर भी गलत सोच लेते हैं। जैसे इंडिया में रेप को लेकर बहुत हो हल्ला मचा हुआ है। पश्चिमी देशों ने भी इंडिया को बदनाम किया है और इसे रेप कैपिटल तक बोला जाता है। लेकिन दोस्तों, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और अमेरिका की सिर्फ 30 करोड़ है। अगर भारत में 1000 रेप हुए और अमेरिका में 500, तो जनसंख्या के हिसाब से अमेरिका रेप्स के मामले में भारत से कहीं आगे होगा। लेकिन लोग सीधा 1000 का नंबर देखते ही अपनी राय दे देंगे। खैर, रेप तो एक बुराई है, लेकिन यहाँ इस एग्जाम्पल से यह दर्शाया गया है कि हम एनालिसिस करने से पहले पॉपुलेशन साइज को ध्यान में नहीं रखते। ऐसा ही जॉब को लेकर भी है। मीडिया में बोला जाता है कि बहुत बेरोजगारी है, लेकिन उसी समय वे लोग यह नहीं बताते कि कितने लोग ब्लॉगर्स हैं, कितने कंटेंट राइटर हैं, यूट्यूबर्स हैं, या कितने फ्रीलांसर्स हैं। ये सब चीज़ें बड़ी भी तो हैं। क्या इन चीज़ों का कोई डेटा किसी मीडिया ने दिखाया है कभी? सिर्फ नेगेटिव इमेज ही दिखाई जाती है। निश्चित रूप से सरकार को अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना होगा, लेकिन मीडिया के द्वारा ऊपर बताए गए एवेन्यूज़ के बारे में युवाओं को बताना होगा, जिससे वे अपनी जॉब खुद तलाश सकें। 6th टॉपिक इज़ द जनरलाइजेशन इंस्टिंक्ट। बहुत से लोग चीज़ों को जनरलाइज कर देते हैं, जो बहुत ही गलत है और एक नैरो सोच है। आपको कितनी बार ये सुना होगा, पाकिस्तानी तो टेररिस्ट होते हैं। लेकिन क्या सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट होते हैं? क्या वहाँ आम जनता नहीं है जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए मेहनत कर रही है? सेकंड, मर्द होते ही ऐसे हैं, लेकिन क्या सारे मर्द खराब होते हैं? क्या हर किसी का पिता और भाई भी मर्द नहीं होता? थर्ड, लड़कियों को आता ही क्या है? लेकिन आजकल लड़कियां किस प्रोफेशन में नहीं हैं? डॉक्टर, पायलट, साइंटिस्ट से लेकर एस्ट्रोनॉट तक। दोस्तों, ऐसे ही अलग अलग राज्यों को लेकर भी स्टीरियोटाइप बना दिए गए हैं, वो भी मुट्ठी भर लोगों को देखकर। जैसे लोगों को कहते सुना होगा, हरियाणा के लोग ऐसे होते हैं या केरला के वैसे होते हैं, आदि आदि। तो ऐसी इंस्टिंक्ट से भी हमें बचना चाहिए और पूरी पिक्चर पे नज़र डालनी चाहिए, ना कि उनके एक दो हिस्सों को देखकर ही अपनी राय बना लेनी चाहिए। अच्छा बुरा आदमी किसी भी राज्य में मिल सकता है। दोस्तों, 7th पॉइंट इज़ द डेस्टिनी इंस्टिंक्ट। जब भी कुछ बुरा होता है तो हम एकदम से इसका दोष भाग्य पर मढ़ देते हैं। अगर किसी को पढ़ लिख कर जॉब नहीं मिलती तो वह इसका दोष डेस्टिनी को देता है और बोलता है कि मेरी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन ठीक से देखा जाए तो उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की होगी। पहले तो उसे अपनी क्वालिफिकेशन से शुरू करना चाहिए। क्या उसने ठीक से पढ़ाई की होगी? जब उसके क्लासमेट्स पढ़ते हैं तब वह मस्ती करता होगा, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कम रह गए या वो फेल हो जाता है। इसका दूसरा कारण हो सकता है उसे अपनी पसंद का सब्जेक्ट न लेकर दोस्तों की देखा देखी सब्जेक्ट ले लिया हो। जैसे देश में सब बच्चे 10th के बाद नॉन मेडिकल ले लेते हैं। जो समझदार होगा वो अपनी औकात पहले ही देख लेगा और नॉन मेडिकल ना लेकर हो सकता है होटल मैनेजमेंट या कोई वोकेशनल कोर्स करेगा और अपनी स्किल डेवलप करेगा। फिर ऐसे व्यक्ति को जॉब लेने से कौन रोक पाएगा? लेकिन अगर नॉन मेडिकल लेकर रगड़ कर पास हुआ होगा और फिर घटिया कॉलेज से इंजीनियरिंग करेगा, तब जॉब कैसे मिलेगी?
फिर तो वह अपनी आदत का दोस्त डेस्टिनी को ही देगा। इसलिए हमारी सिचुएशन में 80% रोल हमारे डिसीजन का होता है और डेस्टिनी का सिर्फ 20% होता है। इसलिए दोस्तों, अपनी लाइफ में ठीक डिसीजन लीजिए। घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के कहने से निर्णय मत लीजिए, क्योंकि आपकी ताकत और कमजोरी का सिर्फ आप समझ सकते हो और कोई नहीं। पेरेंट्स को भी बच्चों पर ज़बरदस्ती के कोर्स नहीं थोपने चाहिए। दोस्तों, 8th टॉपिक इज़ द सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट। ज़्यादातर समय हम चीज़ों को एक ही नज़रिए से देखते हैं, लेकिन इससे भी हमारी सोच में त्रुटि रह जाती है, क्योंकि कई बार एक चीज़ के बहुत से पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जैसे सब लोग जानते हैं कि देश में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है। बहुत से लोग कहेंगे कि किसान स्टेबल चलाते हैं, लेकिन बहुत सा पोल्यूशन होता है। लेकिन यह सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है। हर दिन मेट्रो सिटीज़ में बहुत सा खनन होता है, जिससे बहुत सी धूल उड़ती है। साथ ही 24 घंटे गाड़ियां नॉन स्टॉप चलती रहती हैं, जिससे धूल और धुआं उड़ता रहता है। इसके अलावा इतनी सारी फैक्ट्रीज़ हैं जिनकी चिमनी से टनों के हिसाब से धुआं निकलता है। लेकिन इन सबको कितने लोग दोष देते हैं? फैक्ट्रीज़ के मालिक चिमनी पर महंगे फ़िल्टर्स नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनका खर्चा बढ़ता है। ऐसे ही बहुत से कारखानों से गंदा पानी निकलकर गंगा, यमुना और दूसरी नदियों में भर दिया जाता है। इस गंदे पानी को नदी में डालने से पहले ट्रीट करके साफ भी किया जा सकता है, लेकिन वे इसमें पैसा खर्च नहीं करना चाहते और ना ही सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेती है। एक्शन लेने से पहले ही सरकार के लोगों को मोटी रिश्वत मिल जाती है। तो इस तरह पॉल्यूशन के एग्जाम्पल से आपने देखा कि समस्या के कितने पर्सपेक्टिव होते हैं और हम सिर्फ एक को ही देखते हैं, लेकिन इससे किसी भी प्रॉब्लम का उचित सॉल्यूशन नहीं निकलता। दोस्तों, 9 पॉइंट इज़ द ब्लेम इंस्टिंक्ट। यह हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है। जब भी कुछ गलत होता है तो हम ब्लेम करने के लिए किसी को ढूंढ लेते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट समय से कंप्लीट ना हुआ हो तो हम इसका ब्लेम किसी एम्प्लॉय पर डाल देते हैं, लेकिन यह गलत है, क्योंकि एरर तो सबसे हो सकता है। बजाय एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाने और उसे सही से इम्प्लीमेंट करने के, हम सीधा दूसरों पर दोष लगा देते हैं। इससे दूसरा आदमी अंदर से बिटर हो जाता है और इसका बदला लेने की सोच सकता है। वह कंपनी के लिए मन से काम भी नहीं करता। अगर सच में दूसरे का दोष हो तो उसे आराम से समझाएं। सबसे पहले अपनी किसी गलती का जिक्र करें, फिर ये बताएं कि सामने वाला उस गलती को कैसे सुधार सकता है और उस गलती से होने वाले नुकसान का भी जिक्र करें। इससे सामने वाले को गलती का एहसास भी हो जाएगा और वह कोई इंसल्ट भी फील नहीं करेगा। ऐसे ही बहुत से लोग अपनी सिचुएशन के लिए आसपास के एनवायरनमेंट को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। जैसे मुझे ऐसा अच्छा स्कूल या कॉलेज नहीं मिला, इसलिए मैं लाइफ में पीछे रह गया। लेकिन हर स्कूल और कॉलेज में सिलेबस और किताबें एक जैसी ही होती हैं, और अगर टीचर अच्छे भी ना हो तो यूट्यूब और इंटरनेट से भी पढ़ा और समझा जा सकता है। तो 10th पॉइंट इज़ द अर्जेंसी इंस्टिंक्ट। जब हमारी सेंसेस किसी खतरे का एहसास करती हैं तो हमारी अर्जेंसी इंस्टिंक्ट जागृत हो जाती है। फिर हम जल्दी से कोई एक्शन लेना चाहते हैं। सोसाइटी का हर आदमी अगर ऐसा करता है तो हड़बड़ी मच जाती है। ऐसा कोरोना महामारी में भी देखा गया था। जैसे ही लॉकडाउन लगने की खबर आई थी, सब लोग सामान की होर्डिंग करने लगे थे। दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई थी, लेकिन यह सब बेकार में ही था। सरकार ने बहुत सी ज़रूरी सामान की दुकानों को खुला रखा था। ऐसे ही कई बार ऑफिस में भी देखा जाता है। अगर एक कलीग कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाता है तो सब में होड़ लग जाती है। बाकियों को लगता है कि वे पीछे न रह जाएं, लेकिन इस सब से केवल बेकार का स्ट्रेस होता है। इसलिए हमें पहचान करनी चाहिए कि जिसे हम डेंजर समझ रहे हैं, क्या वह सच में डेंजर है। ऐसा करने से हम गड़बड़ी नहीं करेंगे और ना ही हमें कोई स्ट्रेस होगा। दोस्तों, मैं आपको छोटा सा इसका एक कंक्लूजन बताता हूँ। ऊपर बताई गई 10 इंस्टिंक्ट के बारे में जागरूक रहें। इसके गुलाम बनकर कोई भी डिसीजन ना लें। इससे आप फैक्टफुलनेस बने रहेंगे, आपको कभी कोई स्ट्रेस नहीं होगा और आपकी ज़िंदगी सुखपूर्वक कटेगी। तो दोस्तों, बताना कि इस बुक की समरी आपको कैसी लगी और आपने इसमें से क्या क्या सीखा। दोस्तों, जस्ट एक रिक्वेस्ट आखिरी में फिर से कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं इससे अच्छी बुक की समरी और लाता रहूँगा और लाता भी रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।